जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सबको। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ्य योजना है 2, इसके पहले मैंने आप लोगों को पाठ्य योजना 1 में पाठ प्रस्तावना का प्रश्न बताया था। दूसरा है प्रश्नीकरण कौशल, ठीक, जिसमें आप सब आएंगे जब कक्षा में शिक्षण करने, तो इसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, ठीक है। विषय मैंने हिंदी लिया है, कालांश, प्रथम, चक्र, द्वितीय, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं पाठ प्रस्तावना में भी। तो ठीक उसी प्रकार से पाठ प्रस्तावना में क्या था कि जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे तो यहाँ पर प्रकरण छिपा रहता था, ठीक है, या लेकिन प्रश्नीकरण कौशल में यहाँ पर आप प्रकरण लिख देंगे पहले से ही, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप प्रश्न का प्रश्नीकरण में, क्योंकि प्रश्न का निर्माण ही करना है, किस प्रकार से प्रश्न निर्मित करें ताकि आकर के हम 6 मिनट तक बच्चों से प्रश्नीकरण पूछ सकें। तो प्रश्न एज एक शिक्षक होने के नाते आप प्रश्न निर्माण करते समय मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखिएगा कि पहले जो प्रश्न बने वो निम्न स्तर का प्रश्न होना चाहिए। निम्न स्तर का मतलब बिल्कुल साधारण सा, सिंपल सा, सरल सा कह सकते हैं कि प्रश्नों का निर्माण करिए जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित भी हो सकता है, और ऐसा प्रश्न पूछे जो कि बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे सकते हो, उसको सरल प्रश्न कहते हैं, जो कि किससे संबंधित भी होना चाहिए, इस प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हम मध्यम स्तरीय प्रश्न का निर्माण करते हैं जो कि मेमोरी लेवल से थोड़ा सा टफ रहता है, कह सकते हैं उससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहता है, और यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम बोध टाइप के प्रश्न पूछते हैं, और यहाँ पर बच्चों के थोड़ा प्रयोग टाइप के जिसमें तर्क हो, चिंतन हो, ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। संश्लेषण विश्लेषण भी प्रश्नों इसमें हम कह सकते हैं कि सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो कि मध्य स्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात होता है उच्च स्तरीय प्रश्न, जिसमें इवैल्यूएशन के प्रश्न, संश्लेषण विश्लेषण के भी प्रश्न रहेंगे और मूल्यांकन के भी प्रश्न रहते हैं, जिसमें बच्चे की अधिकतर क्रियाशीलता को दर्शाया जाता है। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के आप ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब प्रश्न की जो खासियत होती है वो संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध होना चाहिए, प्रश्न ऐसा हो जो 2 अर्थ न निकालता हो, ठीक है। और भी अगर बात किया जाए तो प्रश्न जो होने चाहिए वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ों का बार बार पुनरावृत्ति ना करें। तो ऐसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके आप क्या करेंगे, प्रश्न का निर्माण प्रश्नीकरण में करेंगे, ठीक है। अब ये प्रकरण के पश्चात एक हेडिंग आती है, आप लोग लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नीकरण कौशल के घटक, ठीक है। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्नीकरण कौशल के घटक, कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में घटक प्रश्नीकरण के लिखवाए हैं, बताए भी हैं, तो उसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसके पश्चात, घटक लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, तो आप लिखते हैं सहायक सामग्री। अब इस प्रश्नीकरण में प्रस्तुत करते समय अगर कोई सहायक सामग्री आप निर्मित किए हुए हैं, लेकर के कक्षा में आ रहे हैं, तो उसका भी लिखेंगे, और वो भी क्या रहना चाहिए, टॉपिक से संबंधित रहना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हम बच्चों का पूर्व ज्ञान भी लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग रहता है पूर्व ज्ञान। तो हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र छात्राओं को मन भावन सावन के बारे में सामान्य जानकारी वो रखते हैं। उसके पश्चात तब आपका आता है प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। ये हेडिंग के पश्चात ये सारणी बनेगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अब प्रस्तुतिकरण होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से सारणी बनेगी। पहले सीरियल नंबर रहेगा, छात्राध्यापक कथन रहेगा, छात्र कथन रहेगा और घटक रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए साइंस के आप स्टूडेंट हैं, अगर कोई टीचिंग एड्स लाए हैं, तो लिखने के लिए प्यारे बच्चों आप यहीं पे जहाँ पर उसका प्रयोग किए हैं वहीं पे चिपकाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हिंदी में पढ़ाने आया हूँ तो हिंदी के लिए मैं एक पद्य का पोर्शन लेके आया हूँ, कविता लेके आया हूँ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो लिखी गई है,
ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, इसको यहीं पे लिख लिया हूँ, जो ब्लैक हेडिंग में आपको दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जिस भी विषय का टीचिंग कर रहे हैं, अगर कोई सहायक सामग्री लाए हैं जिसको दिखा करके, जिसको बता करके आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं, तो आप यहीं क्या करेंगे, छात्राध्यापक कथन में ही इसको यहाँ पे चिपकाएंगे या फिर लगाएंगे। ठीक, जिस प्रकार से हमने किया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, कॉपी पे लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। तो अगर ब्लैक बोर्ड पे आप ये शिक्षण कार्य करने आ रहे हैं तो सिर्फ यहीं लिखेंगे, यही लिख करके यहीं से प्रश्नीकरण आप पूछ लेंगे। लेकिन कॉपी पे लिखने का तरीका जो होता है बच्चों, वो प्रॉपर इस तरीके से होता है, जिसमें ये सारणी बनती है, जिसमें सीरियल नंबर, छात्राध्यापक, छात्र कथन और घटक लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक कॉपी पे जब प्रैक्टिकल के फाइल पे आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें सहायक सामग्री आप पहले यहाँ पर अगर प्रस्तुत किए हैं तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं कि किस तरीके से प्रश्नीकरण किया जाता है। तो मान लीजिए ये कविता है जिसमें है छम 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 मेघ बरसते सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मन धन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस तरीके से आपको गा करके वाचन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग आदर्श वाचन कहते हैं, जो टीचर्स के द्वारा ये वाचन किया जाएगा। अब ये वाचन करने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ बता सकते हैं कि इस कविता का भाव क्या या भावार्थ क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। अब यहीं बताने के पश्चात आप क्या करेंगे, यहीं से प्रश्नीकरण कर लेंगे, क्योंकि अर्थ बताए रहेंगे तो बच्चे यहाँ से प्रश्न बता पाएंगे। ठीक है। तो जैसे मेरा प्रश्न है पहला कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। ठीक है। तो बच्चे बताएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये कविता लिखी गई है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पंक्ति में कवि क्या कहता है। ठीक है। तो ये प्रथम पंक्ति है। तो अब बच्चे बताएंगे कि सावन के बादल झमझम करके बरस रहे हैं, ये प्रथम पंक्ति में बात कही गई है। मेघ मतलब क्या है, बादल है, बरसना का मतलब जो बादल बरसते हैं उसी को कही गई है। अब प्रश्न तीसरा है, दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है। तो दूसरी पंक्ति क्या है, ये है। तो दूसरी पंक्ति का बच्चे अब जब अर्थ बताए रहेंगे तो बताएंगे बच्चे कि तरुओं से बूंदें छम छम करती गिर रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके पश्चात मैं नेक्स्ट प्रश्न का निर्माण कर रहा हूं और आप लोगों को यहीं से प्रश्नीकरण पूछना बता रहा हूं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से जो चौथा प्रश्न बना लिया है हमने, यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ है तरु शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे तरु लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो तरु शब्द का बच्चे बताएंगे, तरु शब्द का अर्थ क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है। अब यहाँ से हमने फिर नेक्स्ट प्रश्न बना लिया कि बिजली कहाँ चमक रही है। तो बिजली कहाँ चमक रही है, बादलों के मध्य चमक रही है, ये बच्चे बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब उसके पश्चात हमने दूसरा प्रश्न बनाया नेक्स्ट कि उर का क्या अर्थ होता है। तो उर का देखिए, उर यहाँ पे लिखा हुआ है, उर का अर्थ क्या बताएंगे बच्चे, अब बताए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको अर्थ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बताए रहेंगे तो बच्चे बता लेंगे कि उर का अर्थ होता है सर जी हृदय। ठीक है। अब इसके पश्चात फटाफट मैं आप लोगों को और भी प्रश्नीकरण बना करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ से इसके क्या अर्थ निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसका ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, जो इसके पास सातवां प्रश्न है मेरा, इसी पद्य या कविता से ही प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो दिन के तन से कवि का क्या तात्पर्य है ना।
तो दिन के तन से कवि का जो तात्पर्य है कि वर्षा के काले बादलों के कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है और दिन में अंधकार सा छा गया है, ये दिन के तन का तात्पर्य है। ठीक है, ये बच्चे रिप्लाई देंगे। उसके पश्चात 8वां जो प्रश्न है, थम थम के क्या अर्थ है? जो थम थम का शब्द है उसका क्या अर्थ है, का क्या अर्थ? ठीक, तो थम थम का मतलब बच्चे बताएंगे रुक रुक कर, इसका अर्थ है। ठीक, अब उसके पश्चात 9वां प्रश्न है कि कवि ने कौन से अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया हुआ है? ठीक है, तो कवि ने अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे। मैं और भी आपके सामने प्रश्नों का निर्माण कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि यहीं से कविता से क्या किया गया है, कई प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये कौन सा प्रश्न है, 10वां और 11वां, ये प्रश्न बना लिया हमने, बनाया फिर प्रश्न उसके पश्चात कि कविता के जो लयबद्ध तरीका है उसको हम बोलते हैं लयात्मक शब्द कौन से हैं? ठीक है, अब यहाँ आप पूछ लीजिए कि कविता से लयात्मक शब्द कौन कौन सा है जो इस कविता का क्या बन रहा है, लयबद्ध बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से उत्तर देंगे बच्चे कि सावन के छन के, और क्या है, छन के हो गया, धन के और मन के, ये क्या कर रहा है, यही कविता का लयबद्धता प्रदान कर रहा है। क्योंकि यहीं से क्या होता है, जो लास्ट का ये सेंटेंस होता है, जैसे आप भी कोई भक्ति गीत करते हैं तो जो उसका अंतिम का जो होता है ना, वही लयबद्ध ज़्यादा करता है। जैसे आप लोग करते हैं ना, ये अगर देखा जाए आरती उरती पढ़ते हैं तो उसमें ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी ना, तो ऐसा जब लास्ट का आता है तो वही क्या कर रहा है, लयबद्धता प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके पश्चात प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस रचना का उद्देश्य क्या है? इस रचना का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो ये जो रचना सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा की गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चे बताएंगे, वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इस पंक्ति का मुख्यतः उद्देश्य है। ठीक है, तो इस रचना का जो मुख्यतः उद्देश्य क्या है, वर्षा ऋतु का जो प्रकृति है या प्रकृति के जो सौंदर्य हैं उस सौंदर्य का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कम से कम प्रश्नीकरण में 7 प्रश्न होने चाहिए और अधिक से अधिक 10-12 आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को 11 प्रश्न का निर्माण करके बताया। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है और बच्चों से पूछना है। तो ये टाइम आपका लगभग 6 से 10 मिनट तक जा सकता है और माइक्रो टीचिंग इसी तरीके से आपको लिखना भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आप लिखिए। घटक मैंने आप लोगों को इसलिए मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि घटक मैंने पहले ही क्लास में आपको लगाना बता दिया था कि घटक किस तरीके से लगेगा। तो इसी प्रश्न के ठीक सामने यहाँ पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न जहाँ पर आप पूछ रहे हैं तो कितने घटकों को आप फॉलो करा रहे हैं, तो यहाँ पे ही घटक आपके यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नीकरण के जितने घटक हैं उसके आधार पर यहाँ पर आप घटक लगाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और है, अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये जब सारणी कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चों, तब उसके पश्चात आप क्या लिखते हैं,
तब उसके पश्चात एक हेडिंग डाली जाती है। उस हेडिंग का नाम है प्रश्नीकरण कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तालिका बनेगी, इस तरीके की तालिका बनती है, पूरी सारणी बनेगी जिसमें पहले सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा, घटक का कॉलम रहेगा, उसके पश्चात रेटिंग स्केल का कॉलम रहता है, ठीक है। तो यहाँ सीरियल नंबर ये, उसके बाद घटक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में बताया गया था कि ये पहले न्यूनतम होता है, फिर उसके बाद क्या रहता है, अधिकतम रहता है, ठीक। न्यूनतम में 0, 1, 2, 3 और अधिकतम में 4, 5, 6 तक लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जितने घटक इसमें बताए गए हैं, मैंने एक क्लास लेकर के घटक बताया है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक घटक बताए गए हैं लगभग। तो 9 को घटक को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। टीचर जब आप ये प्रस्तुत करने आएंगे, ठीक है, जब प्रस्तुतिकरण करेंगे तो टीचर कक्षा के में बैठ करके क्या करेगा, आपका वही कॉपी पे रेटिंग स्केल लगाएगा। अब जब ये पूरी सारणी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी तो इसी सारणी के नीचे क्या किया जाता है, फिर लिखा जाता है प्यारे बच्चों समालोचना। समालोचना, ठीक, समालोचना या आलोचना लिखा जाता है। अब यहीं पे 1, 2, 3 करके टीचर क्या करेगा, आपको समालोचना प्रदान करेगा। शिक्षण के दौरान जो भी आप ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो शिक्षण के दौरान जो आप में सकारात्मक चीज़ें हैं, जो कुछ कमियां रह गई हैं, उनको टीचर यहीं पे फीडबैक देगा, बताएगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया, प्रश्नीकरण बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए, उत्तर बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त किया गया, बच्चों को दृश्य सामग्री दिखाई गई, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं वो यहाँ समालोचना के रूप में लिखा जाएगा। और इसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे आप, दिनांक लिखेंगे। ये फाइल पे लिखने के लिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और इसी के जस्ट अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, जहाँ सारणी कंप्लीट हुई रहती है उसके जस्ट अपोजिट लिखते हैं, आप हेडिंग डालते हैं यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। अब यहीं पे क्या करेगा, टीचर अपना साइन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाकर के आपका प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, जो कि पाठ योजना 2 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जितने भी स्किल से संबंधित योजनाएं हैं, लगभग 8 तक या 11 योजनाएं हैं, मैं आप लोगों को एक एक योजना प्रस्तुतिकरण करके बताऊंगा कि किस तरीके से फाइल पे लेखन कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों लेखन का कार्य पूरा होगा। मैं एक विषय आज हिंदी लेकर के आया था, उसके पश्चात मैं आपको विज्ञान का, गणित का, अन्य विषयों का कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण लेकर के उपस्थित हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।